तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग CS201 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम लेक्चर 1 की बात करें तो लेक्चर 1 में करने वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हमें एक प्रोग्राम की डेफिनेशन दी गई है कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। उसके अलावा इस लेक्चर 1 के अंदर करने वाला कुछ भी नहीं है। बाकी जो हमारे पास पॉइंट्स टू रिमेंबर या लास्ट पे जो हमें टिप्स दी होती हैं, ये टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से MCQ आते हैं। इसके अलावा लेक्चर 2 की बात करें तो हमारे पास सॉफ्टवेयर की टाइप्स आ रही हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है कि जो यूज़र अपने इस्तेमाल के लिए इंस्टॉल करता है, खुद इंस्टॉल करता है सॉफ्टवेयर। इसकी एग्जांपल आ जाती है PC गेम्स। PC गेम्स इसकी मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है। इसके अलावा इसकी एग्जांपल आ जाती है MS वर्ड हो गया, MS पूरा ऑफिस हो गया। इसके अलावा अगर हम कोई यानी कि डेव C++ जैसे हम इंस्टॉल करते हैं कोड राइट करने के लिए, उनको कंपाइल करने के लिए, तो वो भी किस में आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स, यानी कि ड्राइवर्स क्या होते हैं। ड्राइवर्स बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो एक्सटर्नल डिवाइसेस को भी सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे अगर हम USB इंसर्ट करते हैं अपने PC के अंदर, तो जब तक हमारे सिस्टम में USB का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा तो तब तक वो उस USB को डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। इसके अलावा जो हिस्ट्री ऑफ C लैंग्वेज है कि C का आगाज़ कहाँ से हुआ, कहाँ पर हुआ, किसने किया, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट MCQ आता होता है कि कंपाइलर किन लैंग्वेजेस से बनाया गया था। तो इसका आंसर है BCPL और B लैंग्वेज से बनाया गया था कंपाइलर। इसके अलावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। कंपाइलर बेसिकली ट्रांसलेटर है जो कि इंस्ट्रक्शन हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करता है, और जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, एक एक लाइन लेकर प्रोग्राम की उसको हाई टू लो कन्वर्ट करता जाएगा। डीबगर का बेसिकली क्या काम होता है कि जितने भी हमारे प्रोग्राम में बग्स होते हैं उनको डिटेक्ट करना। इसके अलावा हमें बताया जा रहा है कि सी आउट किस लिए यूज़ होता है। सी आउट डिस्प्ले करने के लिए किसी भी चीज़ को यूज़ होता है, और सी इन इनपुट लेने के लिए, और सी आउट आउट के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा टर्मिनेटर का क्या, सेमी कोलन को हम टर्मिनेटर भी कहते हैं। किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, टर्मिनेटर लगाते हैं। और अगर हम ये प्रोग्राम के अंदर नहीं लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंटैक्स एरर आ जाएगा। तो एक हमारे पास यहाँ पर साइन है मोड का, और एक हमारे पास साइन है यहाँ पर डिवाइड का। तो मोड बेसिकली क्या करता है, अगर हम किसी दो नंबर्स का मोड ले रहे हैं, अगर हम 17 मोड 3 कर, तो जैसे अगर हमने यहाँ पर 17 मोड 3 अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करें तो इसका क्या आंसर आएगा, हमारे पास 3 को हम लोग लेकर जाएंगे 5 पर, 15 आ जाएगा। और मोड में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो लास्ट पे रिमाइंडर बच रहा होता है वो हमारे पास आता है मोड का आंसर। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये 2 आया, ये क्या है, हमारे पास यहाँ पर मोड। और इसी तरह अगर हम करें डिवाइड की बात करें तो उसको भी हम इसी तरह सोल्व कर, जो हमारे पास यहाँ पर डिवाइडेंट की वैल्यू आ रही होगी, जैसे यहाँ पर 5 हमने 5 से डिवाइड किया था, तो जिस चीज़ से डिवाइड करेंगे वो किस में आ जाएगी, वो हमारे पास डिवाइड के रिजल्ट में आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास इफ़ एल्स स्ट्रक्चर आ रहे हैं। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ना, इफ़ एल्स हो गया या लूप्स हो गई हमारे पास, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप, इनके आपको सिंटैक्स अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जब तक हमें सिंटैक्स नहीं याद होगा तब तक हम प्रोग्राम को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो इसकी हम अगर एग्जांपल देखें, हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख सकते हैं। इंट में मैंने n नंबर लिया है, यूज़र से हम लोग एक नंबर लेंगे यहाँ पर, और उसकी वैल्यू को हम लोग स्टोर कर देंगे कहाँ पर, n के अंदर। तो इसकी कंडीशन हम लोग ये रख सकते हैं कि अगर यूज़र एंटर करेगा नंबर 2 को तो क्या होगा कि आपका जो आंसर होगा करेक्ट होगा, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ़ लिखेंगे। यहाँ पर इफ़ के अंदर हम लोग अपनी कंडीशन लिखते होते हैं। इफ़ एज स्ट्रक्चर का यही होता है हमारे पास, अगर जो यूज़र ने नंबर एंटर किया n, अगर वो हमारे पास इक्वल टू आ जाता है 2 के, तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे वैल्यू कि सी आउट योर गेस इज़ करेक्ट, ये वैल्यू उसको चली जाएगी। इसी तरह हम लोग एल्स लिखेंगे कि अगर यूज़र का जो गैस है वो करेक्ट नहीं हो, आउटपुट देंगे यहाँ पर
योर गैस इज़ रॉन्ग। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कंपाइल किया तो यहाँ पर हमें एक नंबर एंटर करने के लिए कह रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 एंटर कर देता हूँ तो वो क्या कह रहा है कि योर गैस इज़ रॉन्ग, हमारा जो गैस था वो है रॉन्ग है। अगर मैं यहाँ पर नंबर 2 एंटर करता हूँ तो क्या कह रहा है हमें, योर गैस इज़ करेक्ट। तो इफ़ एल्स जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कुछ इस तरह से काम करता है। इसके अलावा जो हमारे पास पेज नंबर 35 पर ये टेबल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ पर आपको साइंस पूछे जाते हैं कि कौन से साइन का क्या मतलब है, इक्वल टू के लिए कौन सा साइन यूज़ होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर जो है इक्वल टू उसको भी कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर को। इसके अलावा इक्वल टू का क्या मतलब होता है, लेस देन इक्वल टू। अगर हमने नॉट इक्वल टू लिखना है तो नोट के लिए कौन सा साइन हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है वाइल लूप। वाइल लूप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइल लूप से रिलेटेड भी हमें कोड टाइप करने को बोला जा सकता है पेपर के अंदर। तो हम लोग देख लेते हैं कि वाइल लूप हमारी किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पर मैंने उसी तरह एक लिया है इंटीजर नंबर n लिया है मैंने। तो इसकी हम लोग कंडीशन रख लेते हैं कि हमें एक स्टेटमेंट हमें राइट करवानी है, 10 टाइम्स हमें स्टेटमेंट एक राइट करवानी है। वाइल लूप में हम लोग वाइल से पहले वैल्यू को क्या करते होते हैं, इनिशियलाइज़ करते हैं। तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू हम n को दे देते हैं यहाँ पर 0। n की वैल्यू यहाँ पर 0 रखती हमने, और n की जो हमारे पास लास्ट वैल्यू होगी वो हम लोग यहाँ पर रखेंगे इक्वल टू n इक्वल टू 10, यानी कि 0 से लेकर 10 टाइम्स, यानी कि 10 टाइम्स हमारा क्या होगा, ये लूप क्या होगी हमारी एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पर हम सी आउट करवाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि हमने 10 टाइम्स क्या करवानी है, हमारी एक स्टेटमेंट है वो हमने 10 टाइम्स प्रिंट करवानी है। तो न्यू लाइन पर लाने के लिए हम लोग यहाँ पर /n लगा देंगे। तो हमारे क्या होगा, अब जो भी स्टेटमेंट होगी वो न्यू स्टेटमेंट होगी जो न्यू लाइन पर आएगी। और हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट किया है 1 का, ताकि सबसे पहले वैल्यू 0 होगी, 0 में 1 प्लस होगा, पहले वैल्यू 0 पर प्रिंट होगी ये वाली हमारी, और फिर 0 के अंदर 1 प्लस होगा तो वैल्यू हो जाएगी 1, फिर ये दोबारा होगी प्रिंट, फिर 1 के अंदर अगेन इंक्रीमेंट होगा 1 का तो क्या हो जाएगी 2, फिर ये वैल्यू यहाँ पर हमारी जो स्टेटमेंट है ये दोबारा प्रिंट होगी। इसी तरह ये लूप बार बार चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक जो हमारा नंबर है वो लेस दैन इक्वल टू क्या नहीं हो जाता, 10 नहीं हो जाता। तो इसको हम लोग यहाँ पर रन करते हैं। देखिए जो हमारी स्टेटमेंट थी वो यहाँ पर 10 टाइम्स क्या हो चुकी है, प्रिंट हो चुकी है। इसी तरह अगर इसी कोड को हम कन्वर्ट करें डू वाइल में, तो डू वाइल में हम लोग किस तरह करेंगे। डू वाइल की कंडीशन ये होती है सिर्फ के स्टार्टिंग में आता है हमारे पास यहाँ पर डू। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डू के बाद डू वाइल की बॉडी आती है, और बॉडी के बाद हम लोग क्या करते हैं, वाइल की कंडीशन लिख देते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना कि खाली वाइल में क्या होता है कि हम लोग लास्ट पे वाइल के टर्मिनेटर नहीं लगाते, लेकिन डू वाइल के अंदर क्या होता है कि लास्ट में हमें टर्मिनेटर लगाना पड़ता है। अगर हम टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा सिंटैक्स एरर जनरेट हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो देखें वही सेम रिज़ल्ट हमें यहाँ पर डू वाइल के साथ भी मिल चुका है। अगर हम इसी प्रोग्राम को रन करें फॉर लूप से तो हम लोग किस तरह करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैं वाइल को रिमूव कर देता हूँ, और हमें स्टार्टिंग में वैल्यू को इनिशियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। n इक्वल टू 0 को भी मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, रिमूव कर दूँगा। फॉर लूप की हमारे पास यहाँ पर क्या आता है सिंटैक्स, कि सबसे पहले यहाँ पर इनिशियल वैल्यू आती है यहाँ पर हमारे पास, और इनिशियल वैल्यू आने के बाद टर्मिनेटर आता है। उसके बाद हमारे पास क्या आती है, यहाँ पर हमारी फाइनल वैल्यू आ जाती है। फाइनल वैल्यू आने के बाद यहाँ पर हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इसको यहाँ पर मैं कमेंट्स बना देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे अपनी। सबसे पहले इनिशियल वैल्यू हमने n को क्या दी थी, 0 दी थी, तो n को वैल्यू हम 0 ही रखेंगे। यहाँ पर टर्मिनेटर लगाएंगे तो लास्ट वैल्यू हमारी जो फाइनल वैल्यू थी वो क्या थी हमारे पास, n लेस दैन इक्वल टू 10, यानी कि 10 टाइम्स हम लूप को रन करवाना चाह रहे हैं तो हम लास्ट वैल्यू क्या रखेंगे, इसकी 10 रखेंगे, टर्मिनेटर लगाएंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो वैल्यू है उसके अंदर एक एक का क्या होता रहे, इंक्रीमेंट होता रहे, यानी कि हम चाह रहे हैं कि हमारी स्टेटमेंट 10 टाइम और प्रिंट, इसलिए हम क्या करेंगे, एक का इंक्रीमेंट कर देंगे यहाँ पर। अब इसको मैं यहाँ पर रन करता हूँ अगर, तो हमारे पास यहाँ पर इसने वैल्यूज़ को 10 टाइम्स प्रिंट नहीं किया। तो हम चेक करते हैं क्या हमने मिस्टेक की। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमने फॉर लूप के अंदर इसको इंक्रीमेंट कर लिया था। तो जब हमने पहले इंक्रीमेंट कर लिया था तो हमें बाद में इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने यहाँ पर इसको हटा दिया। तो अगर हम इसको दोबारा यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहें
तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट थी वो 10 टाइम्स प्रिंट हो चुकी है। इसी तरह आगे हमारे पास आ जाती है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट भी ज़रूरी है। स्विच स्टेटमेंट का हम कब यूज़ करते हैं कि अगर हमारे प्रोग्राम में हमें इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को बार बार यूज़ पड़ रहा हो, तो उस रेपिटेशन को हम अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। स्विच स्टेटमेंट का यहाँ पर हमारे पास सिंटैक्स ये दिया हुआ है। सिंटैक्स सबके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स या लूप्स आती हैं सबके सिंटैक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक हमें सिंटैक्स नहीं याद होगा ज़ुबानी, तब तक हम उससे कोड के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। इसी तरह एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हमारे पास आता होता है कि हमसे डाटा टाइप, किसी भी डाटा टाइप का साइज़ पूछा जा सकता है। तो अगर हमें नहीं पता कि साइज़ क्या है, तो हम लोग साइज़ कुछ इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सी आउट लिखेंगे। सी आउट लिखने के बाद हम साइज़ ऑफ ऑपरेटर लगाएंगे। साइज़ ऑफ ऑपरेटर का बेसिकली काम यही होता है कि वो हमें क्या देता है, डाटा टाइप्स का साइज़ देता है। तो अगर हम चाह रहे हैं इंट का हम फाइंड करें साइज़, तो इंट का हमारे पास क्या होता है, साइज़ 4 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कंपाइल करूँ तो हमारे पास उसने क्या दे दिया, आंसर हमें यहाँ पर 4 दे दिया। इसी तरह अगर मैं फ्लोट का अगर हम लोग साइज़ यहाँ पर फाइंड करना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लोट आ जाए। इसी तरह जो डबल का साइज़ होता है वो क्या होता है, वो वैसे ही डबल होता है। 4 का डबल हमारे पास आ जाएगा 8। अगर हम यहाँ पर डबल का साइज़ लें तो हमारे पास इसका साइज़ क्या आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। तो ये भी एमसीक्यू में चीज़ आती है, आपसे साइज़ पूछा जा सकता है मुख्तलिफ डाटा टाइप्स का। तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाती है पॉइंटर। पॉइंटर बेसिकली क्या करता है, पॉइंटर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो डाटा टाइप्स का क्या करता है, अपने अंदर एड्रेस स्टोर करता है। तो पॉइंटर्स को बनाया कैसे जाता है, तो अगर यहाँ पर मैं एक नंबर लेता हूँ, इंट n नंबर लेता हूँ और उसको वैल्यू में 10 असाइन कर देता हूँ। अब हम लोग एक बनाएंगे पॉइंटर। पॉइंटर बनाने के लिए हम लोग अगेन क्या करेंगे, एक पॉइंटर बनाया हमने, इंट डाटा टाइप रखी उसकी, और पॉइंटर लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले स्टैटिक का यूज़ करते हैं। स्टैटिक के बाद हम पॉइंटर का नाम लगा देंगे, जैसे ptr अगर मैं रख लेता हूँ यहाँ पर पॉइंटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो जो हमारा पॉइंटर था उसको हम वैल्यू असाइन कर देंगे, किसकी, ये वाले n की वैल्यू असाइन कर, ptr इक्वल टू n हम कर देंगे। पॉइंट को हमने वैल्यू असाइन कर दी। अब हम लोग यहाँ पर अगर सी आउट करवाते हैं ptr को, तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा। तो अब हमें क्या दिया इसने, जो हमारे पास वैल्यू n थी उसका हमें यहाँ पर क्या कर दिया, इसने एड्रेस शो करवा दिया हमें यूजिंग पॉइंटर। अब एक बात तो ये होगी कि हम लोग पॉइंटर का यूज़ करके एड्रेस को फाइंड कर सकते हैं। हम लोग पॉइंटर के बगैर भी किसी भी चीज़ का एड्रेस यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं पॉइंटर यूज़ नहीं करना चाह रहा, तो हम उस सिचुएशन में किस तरह हम लोग एड्रेस लेंगे, सी आउट लिखते हैं हम लोग। तो जिस चीज़ का भी हमें एड्रेस लेना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एड्रेस ऑपरेटर का। एड्रेस ऑपरेटर क्या होता है, ये जो हमारे पास एंड होता है, ये हमारे पास एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर लगाने के बाद हम लोग अगर इंट की वैल्यू n की वैल्यू का चाह रहे हैं एड्रेस, तो हम लोग n लिखेंगे यहाँ पर और सिंपली इसको क्या कर देंगे, रन कर देंगे। तो वही जो हमारे पास सेम एड्रेस था वो यहाँ पर क्या हो गया, शो हो चुका। तो अगर हम लोग बात करें पॉइंटर टू पॉइंटर की, तो जिस तरह पॉइंटर क्या करता था, हमारे पास किसी भी वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करता था। तो अगर हम लोग बात करें पॉइंटर टू पॉइंटर की, तो पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, कि जो पहला पॉइंटर है वो एड्रेस स्टोर करता है सेकंड पॉइंटर का। ठीक हो गया, ये काम है पॉइंटर टू पॉइंटर का। इसमें जितने भी ये हैंडलिंग फंक्शंस आ रहे हैं, जैसे सी टाइप डॉट एच का क्या काम है, इसी तरह stdlib.h का क्या काम है, ये सब ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको ज़ुबानी याद करना पड़ेगा। किस तरह ये करेंगे हम लोग, कि जो ये है इंट इज़ डिजिट इंट सी, ये क्या करता है, तो ये क्या करेगा, हमारे पास रिटर्न करेगा ट्रू। अगर हमारे पास जो सी है वो क्या होगा, डिजिट, यहाँ पर डिजिट लिखा है, और ये क्या करेगा, यहाँ पर ये रिटर्न करेगा हमारे पास ट्रू। अगर जो सी है वो क्या है, लेटर है। ये जो इंट इज़ अल्फ़ा इंट सी है, ये काफ़ी दफ़ा एमसीक्यूज़ में भी आ चुका है। ये इज़ ऑल नंबर वाला भी आ चुका है। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, टू लोअर फंक्शन और टू अपर फंक्शन। टू लोअर फंक्शन का यहाँ पर क्या काम होता है कि ये अपर केस लेटर्स को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है लोअर केस के अंदर। और इस तरह टू अपर की अगर बात करें हम लोग, तो ये क्या करता है, अपर केस लेटर्स को दोबारा से क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा ये लोअर केस के।
stdlib.h की बात करें तो ये बेसिकली क्या यूज़ होता है, कन्वर्जन के लिए ये यूज़ होता है। अगर इसका कन्वर्जन टेबल ये यहाँ पर दिया गया है, कौन सा प्रोटोटाइप किस तरह कन्वर्ट करेगा, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है ये भी। अगर हम लोग लास्ट लेक्चर 18 की बात करें तो वो भी हमारे पास MCQs के लिए आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है, फाइल्स की डेफिनेशन। ये फाइल्स किस तरह की होती है, दो टाइप्स की होती हैं फाइल, एक होती है टेक्स्ट फाइल, एक होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल। टेक्स्ट फाइल का बेसिकली क्या काम होता है कि टेक्स्ट फाइल में हम लोग सिर्फ जो हमारे पास लिखी हुई चीज़ है उसको हम रीड कर सकते हैं या उसको राइट कर सकते हैं, उसका और कोई काम उससे हम नहीं ले सकते टेक्स्ट फाइल से। इसी तरह अगर हम लोग बात करें एग्जीक्यूटेबल फाइल की, टेक्स्ट फाइल की जो होती है हमारे पास एक्सटेंशन या लास्ट पे हमारे पास क्या आता है, टेक्स्ट फाइल के .txt आता है। .txt से एंड होती है टेक्स्ट फाइल, और इसी तरह जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो .exe से एंड होती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल का क्या काम होता है कि ये हम लोग अपने सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं, इसको हम रन कर सकते हैं अपने सिस्टम में। एंड ऑफ फाइल का क्या काम होता है, ये क्यों यूज़ किया जाता है, इसका आपको पता होना चाहिए। MCQs के लिए बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो हमारे पास पेज नंबर 203 पे ये टेबल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन मोड है जो किस लिए यूज़ होता है, इनपुट के लिए। आउट मोड किस लिए यूज़ होता है, आउटपुट के लिए, ठीक हो गया। और ऐप है जो AWP, ये यूज़ होता है किसी भी वैल्यू को करने के लिए, अपेंड करने के लिए यूज़ होता है। ट्रंक क्या करेगा कि एक फ़ाइल का जो भी कंटेंट है उसको क्या कर देगा, ट्रंकेट कर देगा। एट क्या कर देगा, एट फाइल को ओपन करेगा विदाउट ट्रंकेटिंग, यानी कि उस फाइल को ट्रंकेट किए बगैर उसको क्या कर देगा, ओपन कर देगा। और बाइनरी का क्या काम है कि ये फाइल्स को बाइनरी डिजिट्स में ट्रीट करता है, किस तरह, 0 और 1s की फॉर्म में ये करेगा हमें। इस तरह जो पेज नंबर 203 पे ये जो पैराग्राफ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने किसी फाइल को ओपन करना है तो हम कौन सा मोड यूज़ करेंगे, iOS। जो यहाँ पर ये हमारे पास डबल कोलन लिखा है, इसको हम कहते हैं यूनिटरी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। iOS डबल कोलन आउट हम यूज़ करेंगे फ़ाइल को ओपन करने के लिए। इसी तरह हम लोग किसी भी अगर हम फाइल को अपेंड करना चाह रहे हैं, उसमें कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग iOS डबल कोलन ऐप यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हम फाइल के अंदर किसी भी जगह कुछ लिखना चाह रहे हैं तो हम लोग iOS डबल कोलन 8 का यूज़ करेंगे यहाँ पर। और इसी तरह अगर हम लोग इसकी टिप्स की बात करें तो जो टिप्स हैं हमारे पास 1 से लेकर 18 लेक्चर्स तक, वो सब लेक्चर्स की टिप्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनमें से MCQs पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 18। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए 1% भी हेल्पफुल रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।